हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। थर्मोडायनेमिक्स साइकिल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट साइकिल हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटो साइकिल के लिए जो एजम्पशंस है उसके बारे में हम देखेंगे। ऑटो साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं ये देखेंगे। पीवी एंड टीएच डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल देखेंगे। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है वो देखेंगे। इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल देखेंगे। कंडीशन पर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल या मैक्सिमम वर्क और आउटपुट फॉर ऑटो साइकिल देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एजम्पशंस ऑफ ऑटो साइकिल। फर्स्ट एजम्पशन है वर्किंग फ्लूइड एक्ट एज द आइडियल गैस। जो इसीलिए इसको साइकिल को क्या बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी बोलते हैं ऑटो साइकिल को। वर्किंग फ्लूइड एज आइडियल गैस हम लोग जानते हैं जो ऑटो साइकिल में है, एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है कार्बोरेटर द्वारा प्रिपेयर्ड होता है और ये सिलेंडर के अंदर इंटर करता है। एयर प्लस फ्यूल बिहेव लाइक आइडियल गैस। हियर एयर तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, बट फ्यूल क्या है, लिक्विड है। लिक्विड आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए एयर एंड फ्यूल जो कॉम्बिनेशन है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, हम लोग एज्यूम करते हैं। ऑल प्रोसेस ऑफ साइकिल आर रिवर्सिबल। जितने भी साइकिल्स इसमें है ऑटो साइकिल में, सॉरी जितने भी प्रोसेस हैं ऑटो साइकिल में क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, इंटरनली रिवर्सिबल होंगे। इंटरनली रिवर्सिबल मीन्स होता है कि जो वर्किंग फ्लूइड के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई टर्बुलेंसी नहीं होगी। ज्यूम करते हैं जो टर्बुलेंसी की वजह से लॉसेज होगा वो नहीं होगा, वो ज्यूम करते हैं। और मेटल टू मेटल जो पिस्टन सिलेंडर है उसके बीच और फ्रिक्शन को भी निगलेबल करते हैं। एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी के का मेन रीजन है हीट का ट्रांसफर। जहां भी हीट का फ्लो होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक्सटर्नली इरिवर्सिबिलिटी मेनली हीट ट्रांसफर की वजह से होता है। इंटरनली इरिवर्सिबिलिटी डिसिपेशन ऑफ द विस्कस इफेक्ट एंड फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड टर्बुलेंसी लॉसेस की वजह से मेनली होता है। यहाँ थर्ड एग्जाम्पल है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर मान लीजिए सीपी है, ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का। स्पेसिफिक वॉल्यूम सीवी भी होता है टेम्परेचर। तो हम लोग जूम करते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। सीपी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा, सीबी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा। मतलब ईच एंड एवरी टेम्परेचर के लिए हम लोग सेम रखते हैं। और जैसे हमारे ऑटो साइकिल में तो टेम्परेचर का रेंज जीरो मतलब 300 केल्विन से लेके 2000 केल्विन तक वैरी करता है। तो किसी भी टेम्परेचर पे सीपी एंड सीबी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। मतलब स्पेसिफिक हीट जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है, ये जूम कर लेंगे, बट रियल लाइफ में ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीपी की वैल्यू भी बढ़ेगी, सीबी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सीपी एंड सीवी का वैल्यू इंक्रीज होता है। बट जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है सीपी बाई सीवी होता है गामा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है, भी याद रखिए कई एग्जाम में पूछता है। चलिए, ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल, क्योंकि ये हम लोग यूज करते हैं वर्किंग फ्लूइड एयर यूज करते हैं और आइडियल गैस कंडीशन के लिए। इट इज यूज इन स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन जिसमें हम लोग स्पार्क प्लग यूज करते हैं, ऑटो इग्निशन नहीं होता है, इग्निशन बाई स्पार्क प्लग से होता है, या पेट्रोल इंजन। ऑटो साइकिल स्पार्क इंजन में यूज करते हैं या पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑटो साइकिल जो है चार जो प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। साइकिल्स मीन्स क्या होता है, साइकिल्स मीन्स होता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट शुड बी सेम। और साइकिल का रिक्वायरमेंट क्यों है, साइकिल का रिक्वायरमेंट इसलिए है साइकिल में हमको कंटिन्यूअस पावर की सप्लाई होती है, लेकिन किसी प्रोसेस में प्रोसेस होता है तो कुछ ड्यूरेशन तक ही पावर होती है। अगर गाड़ी को
ड्राइव करना है तो आपको कंटिन्यूअस पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो साइक्लिक ऑर्डर में काम करता है। तो यहाँ जो साइकिल है, ऑटो साइकिल है, इसमें 4 जो प्रोसेस यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे पीवी डायग्राम हमको दिया गया हुआ है। पीवी डायग्राम जब प्रोसेस 1 से, यहाँ पे देखिए एक 0 to 1 प्रोसेस, 0 to 1 प्रोसेस में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर इंटर करता है। अब जो प्रोसेस 1 से 2 है, प्रोसेस 1 से 2 है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, करेक्ट। प्रोसेस 2 से 3 है, प्रोसेस 2 से 3 को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो यहाँ देखिए 2 से 3 में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे देखें V2 इक्वल टू V3, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। प्रोसेस 3 to 4 जो है, 3 to 4 में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। प्रोसेस 4 to 1 क्या है, प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है टू द एम्बियंट में या टू एटमॉस्फेयर में। चलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्या होता है, डिजाइन पैरामीटर होता है, इस सिलेंडर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो आप जब बाइक खरीदते हैं तो ये इच एंड एवरी बाइक के लिए फिक्स वैल्यू होता है, क्योंकि ये सिलेंडर जो है उसके वॉल्यूम का रेशियो होता है। यहाँ पे देखिए किसका किसका रेशियो होता है, ये जो कंप्रेशन रेशियो V1/V2 है, तो V1 क्या है, और इनिशियल वॉल्यूम है, सॉरी V1 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, और V2 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो V1/V2, यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या है, V4 है, तो इसको V4/V1 भी लिख सकते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है। V4/V3, यहाँ पे V3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि V2 इक्वल टू V3 है, तो V4/V3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा, यहाँ पे एक स्पार्क प्लग होता है, इग्निशन कराने के लिए स्पार्क प्लग यूज करते हैं, स्पार्क प्लग, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे तो ये वाल होते हैं, ये वाल के थ्रू, यहाँ वाल होते हैं, यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर के द्वारा बनता है, एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर कार्बोरेटर के द्वारा बनता है, और एक कहाँ इंटर करता है, हमारे वाल के थ्रू चैम्बर में इंटर करता है। तो ये चैम्बर में इंटर करेगा तो धीरे धीरे इस पे फोर्स लगाएगा, एयर प्लस फ्यूल, इसको चार्ज बोलते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पोजीशन 1 पे पहुंच जाएगा। तो इंटायर जो हमारा क्या बोलते हैं, इंटायर जो सिलेंडर है उसमें एयर प्लस फ्यूल फिल्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये आगे के तरफ पिस्टन अपर डायरेक्शन में मूव करता है, और धीरे धीरे कंप्रेस करने लगता है एयर फ्यूल का मिक्सचर, और इंटायर वॉल्यूम एक क्लियरेंस वॉल्यूम पे आके कंप्रेस हो जाती है। तो ऐसे वर्क करता है, और जैसे टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा कंप्रेशन के बाद, तो सडन स्पार्क जो होता है वो पूरे फ्यूल को इग्नाइट करता है, और जैसे यहाँ फ्यूल जो यहाँ पे फ्यूल कंप्रेस हुआ है, वो जैसे इग्नाइट होता है, उसका सडन प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है और एक्सपेंड होना चाहता है, तो पिस्टन सिलेंडर पे क्या एक थ्रस्ट अप्लाई करता है, इस थ्रस्ट के थ्रू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, और यहीं से क्रैंक शाफ्ट के थ्रू और सप्लाई होता है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर हम लोग देख लेते हैं, ये मेनली इसका इसी तरह से वर्किंग होता है। मेन पैरामीटर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये 1 पोजीशन है, पिस्टन का 2 पोजीशन है, तो 1 से 2 पिस्टन के जो एक रोटेशन में जो लेंथ ट्रेवल करता है
उसको एल बोलते हैं स्टॉक लेंथ। तो स्टॉक लेंथ बोलते हैं, स्टॉक लेंथ का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर में गिवन रहता है। और ये जो हमारा सिलेंडर है इसका मान लीजिए एरिया ए है और सिलेंडर का मान लीजिए डायमीटर डी है, कैपिटल डी। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा π/4 प्लस कैपिटल डी। एरिया ऑफ द सिलेंडर ए हो गया और लेंथ ऑफ द सिलेंडर स्टॉक लेंथ हो गया। तो एक स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वीएस बोलते हैं, एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू स्टॉक लेंथ। मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन तो फाइनल पोजीशन 1 से 2 जो मूव जितना मूव करता है उसको स्टॉक लेंथ बोलते हैं। तो π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, और ये इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं सीसी। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं सीसी। और ये क्या होता है कैपेसिटी ऑफ बाइक। तो जब भी आप बाइक खरीदने जाते हैं या क्या खरीदने जाता है तो बोलते हैं ना कितने सीसी का है, तो मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, करेक्ट। तो स्वेप्ट वॉल्यूम के अनुसार इसका पावर कैलकुलेट होता है। तो जितने ज्यादा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा पावर होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा फ्यूल इसमें स्टोर होगा और वो बर्न होगा तो उतना ही ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो, और ये जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, चलिए इससे दिखा देते हैं। डायमीटर तो देख ही लिए, ये जो वॉल्यूम है वीएस, ये जो हमारा वॉल्यूम होता है ये वीएस होता है। और क्लियरेंस वॉल्यूम इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम में, जो ब्लू कलर का हम बीसी। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको वीसी बोलते हैं और इसको बोलते हैं वीएस, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो हमारा जो V जो होता है ना VC प्लस VS, तो यहाँ पे देखेंगे V क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये क्या होता है टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस। V2 क्या है क्लियरेंस, यहाँ पे देखिए V2 क्या है क्लियरेंस है, V2 हमारा जो है क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर है। इसमें हमारा गैस कंप्रेस होता है, जिस वॉल्यूम में गैस कंप्रेस होगा, ये जो गैस कंप्रेस होता है यही हमारा वीसी है। तो V1/V2, तो V1 क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। अब V2 क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाई VC। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट होगा तो 1 प्लस VS/VC कंप्रेशन रेशियो इस तरह से निकाल। तो कभी कभी क्या होता है कंपिटिटिव एग्जाम में आपको स्वेप्ट वॉल्यूम दे देगा, क्लियरेंस वॉल्यूम दे देगा और कंप्रेशन रेशियो पूछता है, तो ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है वो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कर्व हमारा का नेचर। यहाँ पे हम लोग देखे तो 1 से 2 क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग पीवी डायग्राम में 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, 3 to 4 में क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जिसमें हमको वर्क मिलता है, 4 to 1 क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे देखिए P1 क्या जो हेड हीट एडिशन हो रहा है 2 से 3 पे हो रहा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम V2 इक्वल टू V3 है। यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है 4 to 1 में, तो यहाँ वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये तो पीवी डायग्राम में क्या होता एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी इंटू गामा पर पावर कांस्टेंट के ग्राफ एक कर्व होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगा इधर। फिर ये क्या होगा फिर एक कर्व होगा पीवी और गामा इक्वल टू कांस्टेंट का, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रहा। अगर टीएस डायग्राम देखें तो 1 से 2 क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। हमको पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है जीरो होता है। तो हम लोग पता है चेंज ऑफ इंट्रोपी क्या होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, चेंज ऑफ इंट्रोपी इक्वल टू
हीट ट्रांसफर डिवाइड बाई टेम्परेचर। अगर ए जीरो हो गया, हीट जीरो हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, तो चेंज ऑफ इंट्रोपी शुड बी जीरो। चेंज ऑफ इंट्रोपी शुड बी जीरो। अगर इसको एस चेंज ऑफ इंट्रोपी S2 माइनस S1 इक्वल टू जीरो, अब इम्प्लाई डेट S1 बराबर S2। तो याद रखिएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो टीएस डायग्राम में इंट्रोपी कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि S1 इक्वल टू S2 होगा, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब 2 से 3 क्या है, 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और गैस कैसा है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू रिलेशंस बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए वॉल्यूम वाला हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो CV ln T2/T1 प्लस R इंटू ln V2/V1। ये क्या V2/V1 है, V2 इक्वल V2/V1, तो V2 इक्वल टू V1 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ln1 हो जाएगा। तो ln1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो एक टोटल जो हमारा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स इंट्रोपी जो हमारा होगा, इंट्रोपी हमारा जो होगा यहाँ पे, चेंज ऑफ इंट्रोपी शुड बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ln T2/T1। तो इंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बीच कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, लॉगरिथमिक ln का आ रहा है। तो एक लॉगरिथमिक क्या होता है, कर्व होता है, इसीलिए 2 से 3 जो होता है ये हमारा कर्व आएगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है वो CV होता है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्लोप बताता है, ठीक है। 2 से 3 क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी पे हमारा क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है, हीट हमारा सप्लाई हो रहा है, P1 वॉल्यूम कांस्टेंट है। उसके 3 to 4 यहाँ पे देखिए 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक के ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए क्या होता है, इंट्रोपी शुड बी कांस्टेंट, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, और टेम्परेचर के पैरेलली एक स्ट्रेट लाइन लेंगे T3 से T4। तो इसलिए यहाँ पे S3 इक्वल टू S4 हो गया। और एक क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन प्रोसेस जब भी होगा उसमें क्या होगा, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 3 to 4 आ गए। अब देखिए 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बीच लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है, माने कर्व आएगा। और क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। और हीट रिजेक्ट होगा तो टेम्परेचर भी डाउन होता है, और क्या डाउन होगा, इंट्रोपी भी, क्योंकि हीट रिजेक्ट करते हैं इंट्रोपी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए 4 to 1, यहाँ पे हम लोग आएंगे इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, और नीचे की तरफ देख रहे हैं टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा कर्व हो गया। एक बार और हम डिस्कस कर देते हैं केयरफुली, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोसेस 1 से 2 पीवी डायग्राम पे देखेंगे। 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट सॉरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है, इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। देखिए स्ट्रेट लाइन जाएगा, इंट्रोपी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। यहाँ पे देखिए S1 इक्वल टू S2, करेक्ट। अब क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहेगा। फिर 2 से 3 देखेंगे, 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के लिए क्या होता है, टेम्परेचर एंड इंट्रोपी में लॉगरिथमिक रिलेशनशिप कर्व होता है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एक कर्व आएगा, लॉग का कर्व होता है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, तो इंट्रोपी भी बढ़ेगा। देखिए इंट्रोपी
3 पे ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, 3 का टेम्परेचर ज़्यादा है 2 से। फिर यहाँ पे देखिए 4 टू 1 हमारा, सॉरी 3 टू 4 हमारा, 3 टू 4 क्या है, 3 टू 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो हमको पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होता है, हमारा इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो देखिए फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि 3 पे जो इंट्रोपी होगा वही 4 पे होगा, या 3 पे जो इंट्रोपी है वो 4 पे भी वही इंट्रोपी है, स्ट्रेट लाइन आएगा। और हीट, सॉरी क्या एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन जाता है। तो देखिए ये नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर नीचे की डायरेक्शन में डाउन हो रहा है। फिर देखिए 4 टू 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन में इंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बीच लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, कर्व होता है। तो 4 टू 1 देखिए क्या है, लॉग का एक कर्व है, लॉग का एक कर्व है। और 4 टू 1 में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो हीट जब रिजेक्ट होगा तो टेम्परेचर भी डाउन जाएगा और इंट्रोपी भी कम होगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंट्रोपी हमारा घट रहा है, मतलब S1 पे ज़्यादा इंट्रोपी है, और सॉरी S4 ज़्यादा है और S1 कम है। और टेम्परेचर भी क्या डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि T4 ज़्यादा है, T1 कम है। तो इस तरह से एक बार देख लीजिए ग्राफ का नेचर कैसे होता है और ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब भी डेरिवेशंस आते हैं तो हम ग्राफ बनाना जरूरी हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि TS डायग्राम एंड PV डायग्राम किसके लिए ऑटो साइकिल बनाए। और एक चीज यहाँ से और देखिए, यदि बीच में एक अगर मिरर लगा दें, यहाँ पे मिरर लगा लें, तो ईवी ईवी डायग्राम एंड TS डायग्राम क्या होता है, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। तो सिर्फ ऑटो साइकिल में ही PV डायग्राम एंड TS डायग्राम मिरर इमेज होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इन विच साइकिल TS डायग्राम एंड PV डायग्राम आर मिरर इमेज। तो ऑटो साइकिल हम लोग टिक करके सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अब हीट ट्रांसफर हम लोग देखेंगे, इफिशियंसी हम लोग को निकालना है, तो पर देखेंगे हीट सप्लाई कितना है। अब देखिए हीट सप्लाई हम लोग कहाँ कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम 2 से 3 में क्या हीट सप्लाई क्या कर रहे हैं, Q1, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू T3 माइनस T2, ये क्या होगा, हीट सप्लाई। अब हीट रिजेक्ट हो रहा है 4 टू 1 प्रोसेस में, ये भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट रिजेक्शन हमारा Q2 हो रहा है, 4 टू 1 में Q2 हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T4 माइनस T1। तो हीट सप्लाई क्या कर रहे हैं 2 से 3 में, और हीट रिजेक्ट कर रहे हैं 4 टू 1 में। और एक क्या है, साइकिल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क, या अलजेब्रिक समेशन ऑफ हीट इक्वल टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ वर्क। ये अलजेब्रिक समेशन क्या, वर्क को क्या बोलते हैं, नेट वर्क। तो डब्लू नेट हो गया, तो डब्लू नेट क्या हो जाएगा यहां से, डब्लू नेट इक्वल टू 1 से 2, 1 से का रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो इसमें हीट ट्रांसफर 0 है 1 से 2 में। 2 से 3 में क्या है, Q1 है, हीट ऐड कर रहे हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव। प्लस 3 टू 4 क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में कोई हीट है ही नहीं, एक्सपेंशन हो रहा। प्लस अब यहाँ पे देखिए 4 टू 1 क्या हो रहा है, 4 टू 1 क्या, हीट रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से, तो क्या निगेटिव लेते हैं, तो माइनस Q। तो नेट देखेंगे, डब्लू नेट हमारा हो जाएगा P1 माइनस, तो नेट वर्क हमारा हो जाएगा, नेट वर्क होता है Q1 माइनस Q। तो इनको थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं।
तो नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। जो हीट सप्लाई कर रहे हैं और हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वही हो जाएगा, तो हमारा नेटवर्क ये हो जाएगा। अब इफिशियंसी क्या होता है, अगर ऑटो साइकिल की इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, डब्ल्यू नेट, और इनपुट क्या है, क्यू वन सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई Q1, और डब्ल्यू नेट क्या है, Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 इक्वल टू, अब यहाँ से करेंगे तो Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो 1 माइनस आई, Q2 की वैल्यू हमको पता है, Q2 क्या है, एम सी बी T4 माइनस T1। तो एम सी बी T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एम सी बी T3 बाई T2, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पे Q1 मालूम है, एम सी बी T3 माइनस T2। अब यहाँ पे देखिए एम सी बी और एम सी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2, करेक्ट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 में देखेंगे क्या है, प्रोसेस 1 से 2 में क्या है, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ से रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए हमको पता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में जो हमारा रिलेशनशिप होगा, T इंटू वी पर पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमको इफिशियंसी के लिए टेम्परेचर के टर्म में चाहिए, और हमारा कंप्रेशन रेशियो दिया रहता है, क्योंकि वो वॉल्यूम का फंक्शन है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया रहता है, स्पेसिफिकेशन डिजाइन पैरामीटर के वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं। अगर T1 पे देखेंगे, T1 V1 पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा माइनस 1। प्रोसेस 1 से 2 क्या रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो यहाँ से T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, T1 को इस साइड लेके चला गया और V2 को इधर लाएंगे, V2 को हम लोग इस साइड लाएंगे, तो ये क्या हो गया, V1 डिवाइडेड बाई V2 पे पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पे पावर गामा माइनस 1, और V1 बाई V2 क्या हमारा कंप्रेशन रेशियो था। तो V1 बाई V2 क्या, V1 बाई V2 इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली जो हम प्रोसेस सिमिलरली हम लोग प्रोसेस 3 to 4 देखेंगे। प्रोसेस 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो T3 V3 पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 पे पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे T3 डिवाइडेड बाई T4, मैंने क्या किया, ये जो ये टेम्परेचर है ना, इसको इस साइड में लेके आ गया और वॉल्यूम को इस साइड लेके आ गया। तो यहाँ पे अब देखेंगे इसका वैल्यू आएगा V4 बाई V3 पे पावर गामा माइनस 1। और देखिए V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। यहाँ पे देखिए V4 V1 के बराबर है, और V3 किसके बराबर, V2 के बराबर है। तो V1 बाई V2 पे पावर गामा माइनस 1, और V1 बाई V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं T3 बाई T4 इक्वल टू V4 बाई V3, और एक क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा माइनस 1। अब देखिए इक्वेशन 2, अब देखेंगे ना जब इक्वेशंस इक्वेशन 1 एंड 2 में देखेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, V1 बाई V2
इक्वल टू V4/V3 इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो। ऑलरेडी पिछले स्लाइड में भी हम लोग देख चुके हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे कि जो राइट साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ए और ए क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो T2/T1 इक्वल टू T3/T4। तो T2/T1 इक्वल टू T3/T4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारा आया है ना T4 - T1, तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे T4/T1 लाने के लिए। करेक्ट। T4 - T1 और नीचे क्या है, T3 - T2, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे T3/T2, इस तरह से ये इधर से लाने के लिए। तो अभी देखिए हमको लाना है क्या, T4 - T1 है, तो हम लाना है T4/T1। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए T4 तो यहाँ पे है ही, बस सॉरी, ये यहाँ ये रिलेशनशिप था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको T4/T1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे, और T4/T1 लाना है ना, तो यहाँ पे देखिए T1 ऑलरेडी नीचे है। T1 हम T1 देखिए, T1 ऑलरेडी नीचे है, और यहाँ पे क्या इंटरचेंज करें, क्रॉस वाला चेंज कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T1 T4 इधर आ जाएगा, तो T4 इक्वल टू T2 नीचे आ जाएगा, तो T3/T2। ठीक है। तो इसको अरेंज कर T2/T1 इक्वल टू T3/T4। अब हम लोग क्या किए थे, बस इस दोनों को इंटरचेंज कर दिए थे, तो यहाँ पे T4/T1 इक्वल टू T3/T2। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड से 1 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस इस साइड से भी कर लीजिए, इस साइड से, दोनों साइड से किए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इक्वलिटी है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम या T1 होगा, तो यहाँ पे देखिए T4 - T1 डिवाइडेड बाई T1, T4 - T1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, तो T3 - T2, T3 - T2 डिवाइडेड बाई T2। अब देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इफिशियंसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इफिशियंसी का T4 - T1 था, डिवाइड T3/T2, तो इसी फैशन में हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे T4 - T1, अब ए इंटरचेंज कर देंगे, तो ये दोनों की इंटरचेंज करेंगे, तो T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2 इक्वल टू T1/T। करेक्ट। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ऑलरेडी हम लोग देखे, तो 1 माइनस T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2, और ए किसके बराबर होगा, ये अभी हम लोग कैलकुलेट किए, ये हो गया T1/T2 के बराबर। इससे रिप्लेस कर देखिए 1 माइनस T1/T। ठीक है। तो अगर ये देखेंगे ऑटो साइकिल का, 1 माइनस T1/T2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T2/T1। करेक्ट। अब यही देखिए किसके बराबर है, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए T1 डिवाइडेड बाई T2, आर पे पावर गामा-1 के बराबर है। तो यहां से क्या कर लेंगे, 1 माइनस आर पे पावर गामा-1, ठीक, क्योंकि T2/T1 इक्वल टू क्या है, कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा-1 के बराबर है। तो और इसको इस फैशन में लिख सकते हो, 1 माइनस आर पे पावर गामा-1। तो ऑटो साइकिल का जो हमारा
इरेज कर लेते हैं इसको। तो ऑटो साइकिल का मेरा जो इफिशियंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, ऑटो साइकिल का इफिशियंसी 1 - 1/r पे पावर गामा -1। आर के यहाँ पे जो आर है कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो, और ये गामा क्या है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये देखेंगे एक इसका रिलेशनशिप आ गया कंप्रेशन रेशियो का। कंप्रेशन रेशियो क्या है, डिजाइन पैरामीटर सिलेंडर के साइज पे डिपेंड करेगा। तो फिक्स सिलेंडर के लिए फिक्स इफिशियंसी होता है। तो जब भी आप बाइक परचेज करने जाएंगे या कार परचेज जाएंगे तो वहाँ कंप्रेशन रेशियो भी मेंशन, सॉरी, कंप्रेशन रेशियो मेंशन रहेगा और इफिशियंसी भी ऑलमोस्ट मेंशन रहती है। तो हमको ये फार्मूला याद रखना है और ये भी याद रखना है, इफिशियंसी वन, ऑटो साइकिल का इफिशियंसी अगर टेम्परेचर के टर्म में देखेंगे तो 1 - T1/T2, इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, ये भी याद रखिएगा, इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और देखिएगा यहाँ पे मैंने बोला था ना, या जो T4 या T4 - T1 है, तो हमको कोशिश करना है T4/T1 लाने के लिए। और नीचे T3 - T2 है, तो कोशिश करना है T3/T2 लाने के लिए यहाँ के इक्वेशन से। तो इजी हो जाएगा, एक बार आप लोग अपने आप से भी करेंगे थोड़ा सा डेरिवेशन तो इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होते, तो कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी, कि कब मैक्सिमम इफिशियंसी, ऑटो साइकिल का इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगा, या मैक्सिमम वर्क आउटपुट ऑटो साइकिल कब देगा। ये हमेशा कॉम्पिटिटिव इसरो गेट में बार्क में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको याद करके रखना। तो यदि कोई ऑटो साइकिल है, अगर उसका मैक्सिमम वर्क अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे T2 होना चाहिए। आफ्टर कंप्रेशन जो टेम्परेचर है ना, हीट रिजेक्शन के बाद के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। मतलब T2 = T4 फॉर मैक्सिमम वर्क या मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। और ये जो होता है T2 = T4 √T1 × T3। T1 क्या है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। T1 क्या है, साइकिल का मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ पे अगर टीएस डायग्राम में टेम्परेचर देखें तो T1 क्या है, T1 क्या है, लोअर टेम्परेचर ऑफ द साइकिल या मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। और T3 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। इसलिए मैंने लिखा है TL × TH, लोअर टेम्परेचर ऑफ द साइकिल इंटू हायर टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो आपका T2 निकल जाएगा। तो मैक्सिमम इफिशियंसी या मैक्सिमम वर्क के लिए कंडीशंस, इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ रिमार्क्स देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। अभी देखिए हम लोग ऑटो साइकिल का इफिशियंसी देखे थे अभी, 1 - कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा -1। तो यदि आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं ना, तो इफिशियंसी ऑटो साइकिल की बढ़ती है। यदि आप गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, गामा क्या होता है, CP/CV। तो गामा यदि इंक्रीज करेंगे ना, तो अभी ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगा। एक ग्राफ से देख सकते हैं, देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, बढ़ा रहे हैं तो इफिशियंसी भी बढ़ रही है। यहाँ पे अब गामा की वैल्यू मान लीजिए 1.3 है, 1.4 है, 1.66 है,
तो इसको बढ़ाने के साथ भी इफिशियंसी जैसे जैसे देख ले वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो हमारा इफिशियंसी भी यहाँ पे देख रहेंगे इफिशियंसी भी बढ़ रहा है। सेम कंप्रेशन, अगर सेम कंप्रेशन 8 के लिए लेते हैं तो ये इसका इफिशियंसी इधर यहाँ आएगा और इसका इफिशियंसी यहाँ आएगा। तो ये याद रखिएगा, दोनों का सेम रिलेशनशिप होता है। आर को बढ़ाइए चाहे गामा को बढ़ाइए, हमेशा हमारा क्या बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीज करेगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें आता है। तो ये लैंग्वेज में भी मैंने वही चीज़ लिखा हुआ है, द इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द बोथ कंप्रेशन रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट। दोनों में से कोई एक बढ़ाएंगे तो अब इफिशियंसी बढ़ेगा। अब देखिए, अब बढ़ाने से क्या इफिशियंसी बढ़ाने, सॉरी कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से इफिशियंसी बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना भी आप नहीं बढ़ा सकते। एक टर्म आता है नॉकिंग, जो इफिशियंसी को डाउन करता है, तो डेडोनेशन होता है। तो क्या बोल, तो डेडोनेशन को रोकने के लिए अभी ज्यादा कंप्रेशन रेशियो नहीं, कंप्रेशन रेशियो लो ही रखते हैं। और इसका रेंज होता है 6 से 10 के बीच में, 6 to 10 के बीच में जो होता है, या 6 to 10 तक इसका कंप्रेशन रेशियो का रेंज होता है ऑटो साइकिल के लिए, नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो नॉकिंग बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। नॉकिंग फिनोमेना कंप्रेशन का फिनोमेना होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दिया है, एंड ऑटो साइकिल वर्क बिटवीन मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, 300 केल्विन और 1800 केल्विन। what is the compression ratio of the cycle और मैक्सिमम वर्कआउट। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए कंप्रेशन रेशियो बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए टी मिनिमम दिया है, टी मिनिमम मतलब T1 दिया हुआ, T1 कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, और साइकिल का मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है हमारा T3, और T3 की वैल्यू दे रखा हमको 1800 केल्विन। और मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए या मैक्सिमम वर्क के लिए T2 इक्वल टू T3, सॉरी T2 इक्वल टू T4 इक्वल टू अंडर रूट T लोअर टेम्परेचर इंटू T हायर टेम्परेचर, या T मिनिमम टेम्परेचर इंटू T मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे T मिनिमम टेम्परेचर दिया है T1 300 और T मैक्सिमम T3 दिया है 1800। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको T2 निकल जाएगा। और हमको पता है T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पे पर गामा माइनस 1, या V1 बाई V2 क्या होता है कंप्रेशन रेशियो होता है, तो कंप्रेशन रेशियो पे पर गामा माइनस 1। यहाँ से अगर कंप्रेशन रेशियो देखिए, यहाँ से T2 बाई T1 इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा माइनस 1, सो कंप्रेशन रेशियो R इक्वल टू T2 बाई T1 पे पावर 1 बाई गामा। तो यहाँ से देखिए वही यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा गया है। तो T2 हमको यहाँ से निकल गया, T2 यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो अंडर रूट 300 मल्टीप्लाई 1800 डिवाइडेड 300, क्योंकि T1 है, पे पावर 1 गामा, सॉरी गामा माइनस 1 भी यहाँ आएगा ना, तो गामा तो 1 माइनस, अब देखिए गामा की वैल्यू 1.4 1.5 दिया है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1, तो अंडर रूट 300 इंटू इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 300, और 1 अब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 डिवाइडेड 0.5, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कंप्रेशन रेशियो 6 आएगा। तो इससे हमारा गेट में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसरो में भी आया हुआ है, और बार्क में भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इंजन वर्किंग ऑन द ऑटो साइकिल इज सप्लाई विथ एयर, एयर का सप्लाई एम्बियंट पे सप्लाई हो रहा है 1 बार पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द कंप्रेशन रेशियो इज 10, कंप्रेशन रेशियो 10 दिया। द हीट सप्लाई दिया 2100 किलो जूल पर केजी। फाइंड आउट इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, प्रेशर एंड
टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, पीक टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब पीक मतलब जहां मैक्सिमम होगा साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए तो गिवन डाटा देखें, गिवन डाटा सोल्यूशन में देखें, गिवन इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर दिया है 1 बार, टेम्परेचर क्या दिया है इनिशियली 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। जो भी टेम्परेचर दिया हो पहले हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, करेक्ट। कंप्रेशन रेशियो दिया है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है V1 डिवाइडेड बाई V2, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम मतलब V1 एक तरह से डिवाइडेड V2, तो यहाँ पे 10 V1 बाई V2 10 होगा, हमेशा कंप्रेसर रेशियो एक से ज्यादा ही रहता है। अब हीट सप्लाई दिया है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट जो प्रेशर पे 2 से 3 जो हीट सप्लाई दिए है 2100 किलो जूल पर केजी दिया हुआ। अब देखिए पीवी डायग्राम एंड टीएच डायग्राम, सबसे पहले आपको पीवी डायग्राम एंड टीएच डायग्राम बना लेना है, इससे पता चले पीक प्रेशर पीक टेम्परेचर क्या। चलिए इफिशियंसी देखते, ऑटो साइकिल का इफिशियंसी क्या होगा। अब ऑटो साइकिल के इफिशियंसी का फॉर्मूला हमको पता है 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा माइनस 1, ये तो इजी है। अब कंप्रेशन रेशियो आर दिया हुआ है 10, तो डायरेक्ट पुट करेंगे 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 पे पावर 1.4 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 10 1.4 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.1 पे पावर 0.4, 1 घटा दे तो 0.4 आएगा, और ये इतना अपना 60.18 आपका इफिशियंसी आ जाएगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो बोलता है आफ्टर द कंप्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर बना, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए हम लोग को पता है T2 बाई T1 इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 इंटू कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1, ऑलरेडी T1 दिया हुआ है, कितना दिया है 300, आर दी कंप्रेशन रेशियो दिया है 10 पे पावर 1.4 माइनस 1, तो इसका 300 10 पे पावर 0.4, तो ये क्या होगा 753.56 केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट लिखना नहीं भूलना है, तो केल्विन में आएगा तो केल्विन लिख दिया। अब हमको मालूम है यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए हमको पता है P1 V1 पे पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा, हमको P2 निकालना है, इसलिए P2 बाई P1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा V1 बाई V2 पे पावर गामा, और V1 बाई V2 क्या कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा, तो यहाँ से P2 क्या हो जाएगा P1 इंटू कंप्रेशन रेशियो पे पावर गामा, तो यहाँ पे देखिए P1 1 बार दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो 10 दिया है, गामा की वैल्यू 1.4, तो ये कितना आ जाएगा 25.11 बार। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन 25.11 बार एंड 753.56 केल्विन। अब सी देखेंगे, सी में क्या करें पीक प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर हमको मालूम करना, तो अगर पीक प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर अगर हमको देखना हो यहाँ पे, तो पीक प्रेशर क्या है पूरा टीएस डायग्राम में टेम्परेचर देखना है, तो पीक टेम्परेचर यहाँ से देखेंगे क्या है P3 है, सॉरी T3 है, और इसमें पीक प्रेशर अगर पीवी डायग्राम में देखेंगे प्रेशर P3, तो पीक प्रेशर P3 है, पीक टेम्परेचर T3 है, P3 एंड T3 निकालना हमको। तो अब देखिए यहाँ पे हीट सप्लाई हम लोग को दिया हुआ है, हीट सप्लाई क्या है यूनिट मास के लिए, तो मास शुड बी 1 kg एज्यूम कर लेंगे यूनिट मास के लिए, तो सी बी T3 माइनस T2 ये हमारा हीट सप्लाई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे सी बी की वैल्यू याद रखिएगा 0.707 ईयर के लिए होता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल एयर के लिए होता है, और T3 दिया हुआ है, नहीं सर T3 निकालना है आपको, T2 ऑलरेडी अब निकाल चुके हैं, T3 माइनस 257.56, तो यहाँ से हम क्या करेंगे T3 तो यहाँ पे अपना
T3 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो T3 ओवरऑल हम लोग का आएगा 3723.85 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे मास क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू RT। तो अगर यहाँ पे मास निकालना हो हमको 2 पे, तो क्या होगा P2 V2 डिवाइड बाई RT2, और 3 पे निकालना है तो P3 V3 RT3। मास है तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वर्किंग फ्लूइड सब जगह सेम ही रन कर रहा है, तो वर्किंग तो मास तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, V2 इक्वल टू V3 है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, P2 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू P3 डिवाइड बाई P3। तो यहाँ से P3 हमको निकालना है, तो P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 बाई T2, सॉरी T3 बाई T2 इंटू P2। अब देखिए P2 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 25.11, T3 भी हमको मालूम है, T2 भी हमको मालूम है, और ये दो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 124 बार। तो पीक प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल 124 बार एंड 3723.85 केल्विन। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले पीवी डायग्राम एंड टीएच डायग्राम बना देना है, और जो जो डेटा दिया है वो आपको लिख देना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप लगा के यूज करना है। वेरी इजी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो या लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।